नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए शुरुआत करते हैं तेजस 24 की। देखते हैं 24 सेकंड में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी आज फिर ईडी के सामने पेश होंगी। सोनिया गांधी सुबह 11:30 बजे अपने आवास से ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में आज भी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। ईडी दूसरी बार इस मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। इससे पहले 21 जुलाई को ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 2.5 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने सोनिया गांधी को 25 जुलाई को पेश होने का समन जारी किया था, लेकिन उसके बाद इसे एक दिन बढ़ाकर 26 जुलाई कर दिया गया। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के खिलाफ आज कांग्रेस देशव्यापी शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस दिल्ली समेत कई राज्यों में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस सांसद संसद भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इकट्ठा होकर विरोध जताएंगे। संसद स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद मुख्यालय जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात में बने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी IFSC के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। पीएम GIFT IFCA में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NSE IFCA SGX कनेक्ट भी लॉन्च करेंगे। साथ ही पीएम साबरकांठा में कई विकास परियोजनाओं के समर्पण की भी अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मिशन गुजरात के तहत सोमनाथ पहुंच गए हैं। केजरीवाल सुबह 8:30 बजे सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो राजकोट जाएंगे, जहां व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। राजकोट के टाउन हॉल में दोपहर करीब 12:30 बजे मीटिंग को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अरविंद केजरीवाल का इस महीने ये तीसरा गुजरात दौरा है। लोकसभा में तख्तियां लेकर महंगाई के विरोध में नारेबाजी के बाद कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और कियन प्रतापन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। सदन की कार्रवाई स्थगित करने के पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस के 4 सांसदों को हंगामा करने के लिए नामित किया। नियम 374 के तहत कांग्रेस के 4 सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। मुर्मू ने शपथ लेने के बाद कहा कि मेरा जन्म उड़ीसा के एक आदिवासी गांव में हुआ, लेकिन देश के लोकतंत्र की ये शक्ति है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। राष्ट्रपति बनना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। राजस्थान की गहलोत सरकार के 3.5 साल के शासनकाल में जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच टकराव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सरकार के कई मंत्री विधायक भी नौकरशाही के हावी होने के आरोप लगा चुके हैं। वहीं नौकरशाही को लेकर अब राज्य मंत्री अशोक चांदना का भी बड़ा बयान सामने आया है। अशोक चांदना ने कहा कि नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव कभी भी रुकने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच पहली बार टकराव नहीं हो रहा है, इससे पहले भी टकराव होते आए हैं। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही रक्षा सचिव समेत तीनों सेना के प्रमुख भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था। तब से ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों के गौरव और वीरता को फिर से जगाने के लिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी समेत अर्पिता मुखर्जी को 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों 3 अगस्त तक ईडी रिमांड पर रहेंगे। स्पेशल कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। हर 48 घंटे के बाद पार्थ चटर्जी का मेडिकल चेकअप करने का भी आदेश दिया गया है। 26 जुलाई को विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
एमसीडी चुनाव स्थगित करने को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल आपने केंद्र सरकार के बिना दिल्ली में नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एमसीडी और दिल्ली चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अभी राहत नहीं मिल पाई है। आज फिर पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर रांची की ईडी स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पूजा सिंघल की ओर से ईडी की दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई थी, लेकिन ये कॉपी नहीं मिल पाने के कारण मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अब वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग अधिकारी देशपांडे ने कहा कि इसके लिए 1 अगस्त 2022 से पूरे राज्य में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। श्रीकांत देशपांडे ने कहा कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और मतदाता लिस्ट में एंट्री की वैधता जांचने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 1 अगस्त से पूरे राज्य में वोटिंग कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान शुरू करेगा। इलेक्शन के दौरान मुफ्त बांटने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये याचिका अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि राजनीतिक दल की तरफ से चुनाव से पहले या बाद में किए जाने वाले मुफ्त वादों की पेशकश या बांटने संबंधी राजनीतिक दल का नीतिगत निर्णय है। इन वादों को लेकर राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। देश में संचार क्रांति के तहत 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जिसमें रिलायंस, जियो और भारतीय एयरटेल समेत 4 कंपनियां बोली लगाएंगी। इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जानी हैं। बोली प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगस्त के आखिर तक 5G सर्विस की शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें कि नीलामी शुरू होने से पहले मुकेश अंबानी ने 14,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि तो अडानी ने 100 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी कोनासीमा जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों का आज दौरा करेंगे। ये जानकारी आंध्र प्रदेश के बीसी कल्याण, सूचना और जनसंपर्क मंत्री सी वेणुगोपाल कृष्ण ने दी। मीडिया से मुखातिब मंत्री वेणुगोपाल कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री रेड्डी गंटी पेडा पुड्डी पंचायत के क्षेत्र का दौरा करेंगे। मंत्री वेणुगोपाल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों से घर लौटते समय 2000 नकद, 25 किलो चावल, पाम तेल, दूध, लाल चना दाल, प्याज, आलू और टमाटर जैसी राहत सामग्री प्रदान की गई। शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। गुजरात में जहरीली जाम लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है। बोटाद, अहमदाबाद और भावनगर में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक मेथनॉल मिलाकर जहरीली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। गुजरात ATS भी मामले की जांच में जुट गई है। लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तुकिनिया में अपनी जीप से किसानों को रौंदने का आरोप है। इस घटना में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे को गिरफ्तार किया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट मामले में आज MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में साल 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उनके पिता आजम खान और मां डॉक्टर तंजीम फातिमा भी आरोपी हैं। इस मामले में तीनों जमानत पर चल रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद नसीम ने कोर्ट में गवाही दी और मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया की गई, लेकिन मुख्य परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी।
यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। यूपी मदरसा बोर्ड की मुंशी, मौलवी, आलिम और फाजिल परीक्षाओं का रिजल्ट आज जारी हो जाएगा। इस रिजल्ट की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट मदरसा बोर्ड upsdc.gov.in पर की जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से मार्कशीट चेक कर सकेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह परिणाम की घोषणा करेंगे। इस साल प्रदेश में 1,20,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। पटना पुलिस ने खून के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। दरअसल बच्चों के गले से लॉकेट काटने वाले गिरोह के सरगना के घर पर पुलिस ने छापेमारी की तो वहां डीप फ्रीजर से 44 पैकेट ब्लड बरामद हुआ। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 शातिरों संतोष और अजय द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से पुलिस ने बच्चों के गले से कटे हुए सोने के 10 लॉकेट बरामद किए हैं। पुलिस से पूछताछ में बताया गया है कि नशेड़ियों को 500 रुपए देकर 1 यूनिट के बजाय 2 यूनिट खून निकाल लेते थे। उससे प्राइवेट अस्पताल में जरूरतमंदों को 5 से 7 हजार में बेच देते थे। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में हत्या से सनसनी फैल गई है। ठाकुरगंज में रेलवे क्रॉसिंग के पास बेखौफ बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक पर कई राउंड फायरिंग की। मृतक की पहचान जीआरएम लॉन के मालिक के बेटे के रूप में हुई है। हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। हत्या की वारदात से ही आरोपी फरार है। पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अहमदाबाद से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर लाश ठिकाने लगा दी। आरोपी पिता नीलेश जोशी को पुलिस ने नेपाल भागते वक्त गिरफ्तार किया। आरोपी ने बेटे की लाश के टुकड़े 2 जगह पर ठिकाने लगाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स का 21 साल का बेटा नशे का आदी था। रोज लड़ाई करता था, जिससे तंग आकर उसने सोते हुए बेटे पर पहले धारदार हथियार से मर्डर किया, फिर ग्राइंडर से हाथ पैर बॉडी से अलग कर दिए। आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यूपी के कासगंज में कथित लव जिहाद का ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। एक महिला ने मुस्लिम युवक पर पहचान छिपाकर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। इसके बाद 24 घंटे में उसी महिला ने बयान पलट दिया और पुलिस की जांच शुरू हुई तो जो तथ्य सामने आए वे चौंकाने वाले थे। आपसी लेन देन और जमीन के एक टुकड़े को लेकर आकाश, अमन और प्रिंस कुरैशी के बीच खड़ा वाद विवाद एक षड्यंत्र में बदल गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में रविवार रात रेलवे ट्रैक पर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके से पुलिस को मृतक की स्कूटी और मोबाइल भी मिला। साथ ही मृतक की इंस्टाग्राम आईडी का एक स्क्रीनशॉट उसके दोस्तों और परिजनों के व्हाट्सएप पर आया, जिस पर लिखा था गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज में निशांक राठौर बीटेक 5वें सेमेस्टर का स्टूडेंट था। बिहार के किशनगंज जिले में आबादी नियमों पर भारी पड़ रही है। इन दिनों किशनगंज सुर्खियों में है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ 80% मुस्लिम आबादी है और आबादी नियमों को प्रभावित कर रही है। पूरे किशनगंज जिले में जुमे के दिन स्कूलों को बंद कर रविवार को खोला जाता है। आंकड़े की माने तो जिले में 37 सरकारी स्कूलों को रविवार की जगह शुक्रवार को बंद किया जाता है, लेकिन स्कूलों को बंद करने का कोई सरकारी आदेश, अधिसूचना या दस्तावेज किसी के पास मौजूद नहीं है। राजस्थान में गहलोत सरकार की पुलिस का विवादों और लापरवाहियों के आरोपों से गहरा रिश्ता है। अब गहलोत सरकार की इसी पुलिस का रिश्ता चोरी से भी जुड़ रहा है। दरअसल दर्जनों ग्रामीणों के साथ विधायक वेद प्रकाश सोलंकी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही जन सुनवाई में अजीब मामला लेकर पहुंचे। पीसीसी में मंत्री अशोक चांदना सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान आए कांग्रेस विधायक सोलंकी ने कहा कि पुलिस ने चोरी का बकरा 2000 रुपए में बेच दिया है। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब के फरीदकोट के भाई कन्हैया चौक के नजदीक बनी K2 मार्केट में एक मोबाइल शोरूम में कल रात अचानक आग लग जाने से दुकानदार का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक वो रात को अपनी दुकान बंद करके गया था, तब सब ठीक था, लेकिन जब सुबह आकर दुकान का शटर खोला तो अंदर धुआं ही धुआं भरा हुआ था। दुकानदार ने आशंका जताई है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लग गई, पर गनीमत रही कि आग अपने आप बुझ गई, जिससे आसपास की दुकानों का बड़ा नुकसान होने से बच गया। जोधपुर में कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। शहर में सड़कों पर सैलाब आ गया है। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना है कि कार बिना ड्राइवर के पीछे की ओर बह रही है।
एक के बाद एक दूसरी कार भी पानी की तेज बहाव में बहने लगती है। मकानों और दुकानों में पानी घुस गया है। सड़कों पर करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोग पानी से बचने के लिए घरों में ही कैद हैं। जोधपुर में मौसम की पहली बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। राजस्थान के टोंक में लगातार बारिश की वजह से जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली बनास नदी उफान पर है। भीषण बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बनास नदी पर बने 3 रपटे टूट गए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। लगातार बारिश के कारण बिसलपुर बांध का जलस्तर 55 सेंटीमीटर बढ़कर 309.75 RL मीटर पहुंच गया है। एमपी के नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में बना सरकारी स्कूल जर्जर हालत में है। 70 साल पुराना ये स्कूल आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। 70 साल बीतने के बाद भी सरकार ने स्कूल की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया है। इस सरकारी स्कूल में करीब 600 बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के समय क्लासरूम में पानी टपकता है। बारिश के बीच इन बच्चों का इसी छप्पर के नीचे बैठकर पढ़ना मजबूरी बन गया है। बावजूद इसके सरकार ने इसकी मरम्मत की अब तक कोई सुध नहीं ली है। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की। जी हां, इस मामले में गिरफ्तार बंगाल की मंत्री पार्थ चैटर्जी को लेकर पहली बार बंगाल की सीएम और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने बयान दिया। ममता ने कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे कितनी भी बड़ी सजा मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट देखें। मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, मुझे तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম সত্যির বিচার হোক। সত্যিটা যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেও आई डोंट माइंड। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच में नए नए राज खुलते जा रहे हैं। ममता सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की खासम खास अर्पिता के घर से निकले कुबेर का खजाना तो पहले ही दुनिया देख चुकी है। अब इस घोटाले में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। अर्पिता के बाद ईडी की रडार पर मोनालिसा दास है, जो पार्थ चैटर्जी की करीबी बताई जा रही है। दरअसल मोनालिसा दास आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय की बांग्ला विभाग की प्रोफेसर और एचओडी है। मोनालिसा को पार्थ चैटर्जी की करीबी के रूप में भी जाना जाता है। मोनालिसा दास की नौकरी और पोस्टिंग को लेकर भी काफी सवाल उठ चुके हैं। कहा जाता है कि मोनालिसा को प्रभाव के माध्यम से नौकरी मिली, जिसमें पार्थ चैटर्जी की एक विशेष भूमिका थी। वो 2014 में आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय में भर्ती हुई और वर्तमान में उसी विश्वविद्यालय में बांग्ला विभाग का नेतृत्व कर रही हैं। ईडी ने मोनालिसा के नाम पर कम से कम 10 फ्लैटों का पता लगाया है। वहीं शांति निकेतन में भी मोनालिसा के नाम पर फ्लैट का पता चला है, जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के जितनी करीबी अर्पिता थी, उसी तरह दूसरा नाम मोनालिसा का आ रहा है। मोनालिसा को कहा जा रहा है कि पार्थ चटर्जी के बेहद करीबी है और पार्थ चटर्जी ही मोनालिसा का इस तरह से शिक्षा जगत में नौकरी दिलाए थे। मोनालिसा का जिस तरह से बैकग्राउंड को देखा जा रहा है, ईडी पूरी तरह से वो ईडी के रडार पे है और ईडी पूरी तरह से खोज कर रही है। वहीं पे मोनालिसा के पास से 10 प्लेट और ऐसे कई कागजात हैं जो कोलकाता में यहाँ पे मकान है, जमीन है, इस तरह के सामने ईडी के आ रहा है और ईडी पूरे तत्वों को जुटाने में लग चुकी है। ईडी का कहना है कि जब मोनालिसा से भी पूछताछ होगा तो कई तत्व सामने आएंगे। तो अब कह सकते हैं कि ईडी के रडार पे अर्पिता थी और अर्पिता को गिरफ्तारी करके पूछताछ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मोनालिसा का भी नाम आ रहा है और मोनालिसा को भी ईडी कभी भी गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर सकती है। ये रहा पहला प्रश्न आपके साथ।